अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, 19 साल बैरून मुल्क उन्होंने गुजारे। इनसे आपकी आज मुलाकात कराते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने वहाँ पे क्या क्या मुश्किलात देखी, क्या क्या इनको प्रॉब्लम हुई, इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद है उनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ। जनाब मोहतरम दाऊद जवेद प्रिंस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, कब, कैसे और किस तरह बैरून मुल्क जाने का सोचा, किस तरह गए, कौन सा प्लान बनाया और किन वजूहात की वजह से बैरून मुल्क जाना पड़ा? जी बहुत शुक्रिया। मैं प्लान करके नहीं गया, एकदम गया था और डंकी लगा के गया था। और गया इसलिए था, इधर सिस्टम कोई ख़ास नहीं था, एवरेज थी, मगर उधर जाके माशाल्लाह ठीक हो गया। और जाने का है इस तरह गया, डंकी लगा के गया हूँ। इधर से ईरान, ईरान से तुर्की, तुर्की से यूनान और यूनान से फ्रांस। और जब आप गए हैं तो ज़ाहिर सी बात है, अभी तो आपने 1 मिनट में अपना बता दिया, इधर से यहाँ गया, ये हुआ, इस तरह। मैं अपने नाज़रीन को आपकी स्टोरी की वसासत से ये बताना चाहता हूँ कि आपने किन किन मुश्किलात का सामना किया जब इधर से आप ईरान गए, ईरान से फिर आप गए तुर्की, तुर्की से फिर ग्रीस गए और लास्ट पे आप फ्रांस चले गए। ये कुछ बताएंगे? जी, मैं इधर से, हम 2 दोस्त थे, उनके साथ हमारा एकदम 1-2 दिन में ही प्रोग्राम तय हुआ। ठीक है। और फिर जो है ना, पैसा तो था नहीं, बस जेंट के साथ सज्जी कभी करके गेम में इंटर हो गए। गेम इधर से कराची जानी थी और ये 2005 की बात है। तो जब मैं गेम में गया, इधर से हम ईरान गए, ईरान से डंकी लगाई और डंकी का तो बहुत ही मुश्किल था ना। प्यास देखी, भूख देखी और रास्ते में लाशें भी देखी। अच्छा। मरे हुए लोगों की, और वो अपने ही थे, पंजाब के थे। मैं अगर ये बोलूं कि वो ज़िला गुजरात के थे तो ये गलत नहीं होगा। यानी ज़्यादा तादाद जो उनकी थी हमारे ज़िला वो ये था कि ज़िला गुजरात के थे। देखे काफ़ी सारे कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो मैं बोलूँगा तो ये डराने वाली बात हो जाएगी। और उसके बाद तुर्की पहुँचे। तुर्की पहुँच कर दुख तकलीफ ज़्यादा ईरान और तुर्की के बीच वाला जो सफ़र है ना, अच्छा, दरमियान वाला, ये दरमियान वाला, ये बहुत ही मुश्किल था। और थोड़ा सा मुश्किल था ये ईरान से पाकिस्तान। ठीक है। ये थोड़ा कम था इसमें परेशानी, लेकिन थी। और उसमें जो तुर्की से असल जो सी हमने डंकी लगाई थी वो तुर्की से, ईरान से तुर्की की थी। उसमें मेरा पैर भी गिटार वो मोच आ गई थी, मगर वो चलते चलते अगर मैं रुकूं तो मुझे मौत नज़र आ रही थी। पहाड़ थे पीछे, कोई नहीं, किसी उस वक़्त किसी के लिए कोई भी नहीं रुकता। एक ग्रुप था, वो चल रहा था और रात का अंधेरा था। और खुदा जाने कैसे और कब वो सही हो गया, मुझे नहीं पता था। अच्छा। अगर मैं वैसे नॉर्मल हालत में होता तो 1 महीने से पहले मैंने उठना नहीं था। इजीली होते तो पेन ज़्यादा होता। हाँ बहुत। और वो मैंने इतनी बर्दाश्त की, वो दर्द ऐसे पता ही नहीं चला। वो 3-4 दिन के अंदर वो जो सा 3-4 एक दफ़ा 32 घंटे मुसलसल पैदल चले, मुसलसल। अच्छा। 1 मिनट भी नहीं रुके। और चलाने वाले ये जो सफ़र था 32 घंटे वाला, ये तुर्की से ग्रीस का था या उससे पहले था? ईरान से तुर्की का। अच्छा, 32 घंटे वो जो हमें लेके जा रहे थे वो चेंज हो रहे थे लोग, लेकिन आप रेगुलर जा रहे थे? रेगुलर। वो स्टेप बाय स्टेप वो चेंज होते रहे। अच्छा, एक आपकी बात काट रहा हूँ, होता ये था कि मैंने तो ये सुना था कि एक एजेंट होता है
वही आपको लेके जाता है लास्ट तक। लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि ये कुछ स्टेप हैं, हाँ यानी कि थोड़ा आगे जाके नया एजेंट आ जाता है। हाँ, ये हम तकरीबन बिकते जाते हैं, ये तकरीबन हम 30-40 हाथ ओह अच्छा, स्टेप जाते बाय हैं। स्टेप। हाँ अच्छा, कम से कम 30 तो लाजमी होंगे। ठीक है। इधर आए वो आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, तकरीबन तोड़ तक हम इतने। तो मेन पीछे एक ही होता है, मेन तो पीछे वो कह लो कि वो डीलर होता है। डीलर होता है, उसको आगे डीलर, वो चलता है। उसका कोई चक्कर नहीं, उसको कोई पता नहीं रास्ते की परेशानी का, उसको होगा पता मगर वो साथ नहीं होता, वो इधर ही होता है। वो फोन पे आगे हम बिकते जाते हैं। हाँ, डील होती हाँ, जाती है, डील होती एडजस्टमेंट जाती होती है, है। लेकिन वो सेटिंग उनकी होती है सब। ठीक है। तो उसमें जो है ना 32 घंटे एक दफ़ा मुसलसल हम चले, मुसलसल दिन और रात। और उसके बाद उन्होंने हमें एक दिन रेस्ट दी, हम उधर रुके। यकीन करना एक दिन की वो जो रेस्ट थी ना दिन की, और रात कब होगी हमें ऐसे ही लगा जैसे 1 मिनट की बात है, हम 1 मिनट के लिए सोए, इतनी थकावट थी। और उन्होंने फिर हमें उठा लिया और फिर हम चलेंगे मुसलसल फिर 30-35 घंटे, फिर 30-35 घंटे, तकरीबन 90 घंटे टोटल हमें उन्होंने चलाया मुसलसल। अच्छा, एक ये तो हो गया ऑलरेडी, चल रहे हैं आप, तो इसमें ज़ाहिर आप इंसान है, प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, इसमें जो तो उसका क्या तरीका होता इसमें है? जो परेशानी ये है ना, वो हमें इसलिए होती है, वो सब पहाड़ी इलाका है, पहाड़ है, कभी नीचे कभी ऊपर। इधर मैदानी इलाका हो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऊपर नीचे की। हाँ। और वो इतने खतरनाक पहाड़ होते हैं, ऊपर जाके टिशी से फिर हमें ऐसे बड़ा अजीब बॉर्डर है ना, बॉर्डर एरिया, उसको उधर से हमें वो निकालते हैं, उनको जो सा सेफ लगता है, और वो भी रात के टाइम। अच्छा, दिन को क्या करते थे? दिन को जिधर जगह बनी या सेफ्टी उधर स्टे कर नहीं, जिधर भी दिन होता था ना, सेफ्टी उस रास्ते में ही हमने जिधर भी स्टे होनी उधर। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने रास्ते में से पानी लिया, तो सर्दी का टाइम था तकरीबन। अच्छा, तो कोई मसला बन गया, उसने बोला ये जगह सेफ है, ये ना हो आगे हम जाएं तो दिन निकला है, इधर आप रेस्ट कर लो, पानी है उधर से ले लो। हमने उधर से पानी लिया तो उधर ही स्टे कर ली, प्रोग्राम मिस हो गया आगे जाने का। 2 घंटे थे, उन्होंने बोला भी आगे जाके रास्ता नहीं है, कोई जगह सेफ नहीं है जिधर आपको हम बिठाएंगे। ठीक है। तो वो पानी जब हम सारी रात पीते रहे, सभी, किसी के पास पानी नहीं था। जब सुबह उठ के देखा उस पानी में इतने कीड़े और इतना गंदा पानी था। अच्छा, और रात हम सारी रात मज़े से पीते रहे हैं। और जब सुबह हुई तो हमने देखा, हम तो इधर से पानी पी रहे थे, इतनी गलाजत और इतनी बदबू थी उस पानी में, और वो हम पी रहे थे सब। यानी मुख्तसर ये कि अगर आप डंकी लगा के जाते हैं उसमें बड़ी मुश्किलात, बहुत मुश्किल उसमें ये था ना, अगर और उसमें जो सी रास्ते में डेथ होती है, वो उसका एक और भी है वजह। वो जब हमें रास्ते में सुलाते हैं ना, किसी को सांप लड़ जाता है, वो जंगल एरिया है, जंगल एरिया को कोई पता नहीं, और थकावट इतनी होती है जिधर हम पड़े हैं, कोई होश और नहीं। दिन में हमारे सामने वो जगह हो, कभी भी ना हम सोएं, इतनी खतरनाक जगह। हमने खुद रास्ते में सांप देखे हुए। अच्छा, एक और बात, जब आप एक ग्रुप जा रहे हैं तो ज़ाहिर है हर बंदा की एक क़ुव्वत बर्दाश्त होती है, हर बंदे का एक लेवल है, कुछ कमज़ोर दिल होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं। तो कुछ बंदे मैंने ये सुना है कि रास्ते में डैमेज हो जाते हैं। वो डेथ उनकी होती है, वो जो होती है उसका क्या तरीका करके उसे उठा लेते हैं? उनके साथ कुछ गधे होते हैं, लेके आते हैं जो आपको लेके जा रहे होते हैं। अच्छा, वो उनसे ही उसी वक्त पैसे ले लेते हैं, बोलते हैं इस पे बैठ जाओ। वो चंद देर का सफर उससे करा देते हैं। उसके बाद खच्चर होते हैं, गधे नहीं खच्चर, क्योंकि उस कुछ देर का करा देते हैं। आगे से पैसे रास्ते में हम इतने ही लेके जाते हैं, पैसे इतने नहीं होते, या तो उसे उधर रुकना पड़ता है। ठीक है। वो जो सा रुकता है, 500-1000 बंदा होता है ग्रुप, एक काफिला होता है, जो सा रुकता है उसको वो फिर भूख से, प्यास से, या कोई पहाड़ी से गिर के, अच्छा, ऐसे होती है, या कोई पहाड़ी से गिर जाएगा, या उस वक्त जो सी वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं ना, वो बहुत डेंजरस होती है, इतनी ओवर स्पीड होती है, और ऐसे ऐसे करते हैं, और वो खुद तो वो नशे में होते हैं। अच्छा, हाँ, नशा करके ड्राइविंग करते हैं। ठीक है। और हम हमारे जैसे कई लोग जो उनसे
वो जब ऐसे कट्टे कुट्टे करते हैं, कोई नीचे, कभी किसी दफ़ा पूरी गाड़ी नीचे उसके ड्राइवर समेत, क्योंकि चोरी का ये काम होता हाँ, है। वो एक खौफ भी होता है ना, वो एक खौफ है। हाँ। असल में ज़्यादा होता है एक खौफ, उसकी वजह से हम ठीक भी होते हैं, उसकी वजह से हम गलत भी होते हैं। अगर वो खौफ ना होता, मैं उस पैर से मैं चल नहीं सकता था। अच्छा, हाँ, जो आपने कहा कि आपका डैमेज हुआ था। मैं डैमेज हुआ था, वो अगर मुझे खौफ ना होता तो मैं कभी भी आज पहुंचता ना कभी भी नहीं पहुंचता। तो ये मुश्किल मैंने तो जो सी सबसे ज़्यादा मुश्किल देखी है वो तुर्की और ईरान के बीच के अंदर देखी है। अच्छा, अभी आप ये मुश्किलात होगी, आप तुर्की पहुंच गए हैं। अब मैं तुर्की पहुंच अच्छा, उधर से फिर इसी तरह आपने बाई रोड जाना है या उधर से 3-4 रास्ते हैं। अच्छा, उधर भी इनकी अपनी सेटिंग होती है, इनको कौन सी गेम उस वक्त आसान चल रही होती है। हाँ, हमारे वाले ने तो हमारी वो कश्ती वाली कर दी थी। अच्छा, ये जो शिप पे जाते हैं। हाँ, शिप नहीं होता, वो कश्ती होती है। चले, क्योंकि बड़े शिप इतने महंगे होते हैं, वो उन पे अफोर्ड ही नहीं होता। हाँ, ये जो कश्ती की भी जो गेम है ना, ये कश्ती उधर से चोरी करते हैं। अच्छा, ये जो लगी होती है किनारे पे या ये इधर से इसको उठा लेते हैं चोरी करके, उसमें फिर वो बंदे डालते हैं। अच्छा, और फिर वो कंपास की सेटिंग करके सीधा जाते हैं, व्यू देखते हैं। हाँ, उसमें ज्यादातर हादसे इसलिए होते हैं कि उस कश्ती की जो है ना कैपेसिटी कम होती है, कम से कम 5 बंदों की होती है और उसमें होते 50 हैं। अच्छा, तो ये जो हम अक्सर खबरों में देखते हैं कि जी वो यूनान बॉर्डर क्रॉस करते हुए तुर्की करते हुए हो जाती है ना, तो वो ये है कि कश्ती डूब गई और उसमें 20 हलाक हो। क्यों डूबी? अच्छा, ये वजह होती वाली चीज ही नहीं है, ये वजह होती है। कश्ती डूबने वाली नहीं होती। अच्छा, या कश्ती कैसे डूब सकती है? ठीक है, कभी भी नहीं डूबती। एक तो वो चोरी की होती है, चलाने वाले को ये डर होता है मैं निकलूं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ आ गई। दूसरे नंबर पे वो ड्राइवर मुस्तकिल नहीं होते, अनाड़ी होते हैं। हाँ, ये भी बात आपकी ठीक है। बिल्कुल कम जानते हैं, और कई दफ़ा तो बाज़ दफ़ा तो वो सिर्फ कश्ती देते हैं और बंदे बिठा देते हैं, आप में से हम में से किसी को बिठा देते हैं ऐसे करके, और ये कंपास है सीधे चले जाना। तो जब आप अब आगे मैंने कभी कश्ती नहीं चलाई, नहीं तो जाहिर बात है मैं कुछ नुकसान ही होगा। अच्छा, जब और पानी का उतार चढ़ाव आप नहीं, जब आपने कहा कि हम बैठते हैं तो उनका बंदा साथ होता है या कई दफा नहीं होता? अच्छा, जब नहीं होता वो तो एक बंदे को दे देते हैं और कंपास दे देते हैं, और कंपास पे जाना होता है। कंपास के आगे उधर सेटिंग ये होती है कि उधर जाके, ये लास्ट में ऐसा था कि तुमने पकड़े जाना है। जब हम पकड़े जाते हैं वो हमें उसी वक्त स्टे दे देते हैं। अच्छा। ये अब ये था, और पहले वो जो उनके साथ बंदा होता है और कंपास पे जहाँ जा रहे होते हैं ना, वो बीच में अपना भी कुछ सिस्टम छोड़ देते हैं, उनको पता वो फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, उधर बैठ के, तो आगे वो कंपास जिधर लेके जाती है उधर उनके बंदे होते हैं। यानी जो एजेंट आपको इधर से ले गया, हाँ। उसके फिर जब आप ये कह लें ईरान से तुर्की जाते हैं तो ईरान वाले ने तो आपको भेज दिया। हाँ। आगे जब आप तुर्की बॉर्डर पे ईरान पहुंचते से हैं, भी हम जब ईरान वाले ने भेजा ना, तो ईरान से तुर्की हमें कम से कम 30-40 बंदे, 30 से ज्यादा होंगे बंदे, जो स्टेप बाय स्टेप रिसीव करते रहे हैं आपको। तो जब लास्ट आप ग्रीस पहुंचते हैं, यूनान, ठीक है, यूनान आप पहुंच गए, जब आप बॉर्डर पे जाते हैं वहाँ पे कोई बंदा होता है उनका होते हैं बंदे, वो आपको रिसीव करता है। जिनका साथ आ रहा होता है ना, अच्छा। वो राब्ते में होते हैं ना, तो वो उधर उनका टाइम फिक्स होता है इस टाइम तक। तो उधर हमारे मोबाइल, सिगरेट, ये रात के पहुंचना रात के टाइम ही होता है, और वो बंद कर देते हैं, क्योंकि लाइट जो है समंदर में, जो आप इधर से गुजरां वाले जितना दूर भी होंगे ना, लाइट शो होती है, वो लाइट शो होती है, चाहे सिगरेट हो। मुख्तसर ये कि तो वो हमारा सब कुछ बंद करवाते हैं। मुख्तसर ये कि डंकी लगाना ऐसे ही है जैसे मौत को दावत देना। नहीं, डंकी लगाना ऐसे है जैसे खुदकुशी करना। मैं आपका लफ्ज़ दुरुस्त कर दूं। अच्छा, ये खुदकुशी है डंकी। अगर अब मुझे कोई बोले ना डंकी लगाओ, कभी भी नहीं। मैं जो बोलेगा शायद मैं उसको पता नहीं उसका क्या हाल करूं। मैंने बहुत लेकिन अब डंकी थोड़ी सी इजी हो गई है। अच्छा, जब आप गए थे ज्यादा मुश्किल थी? बहुत मुश्किल थी, और जब अब थोड़ी सी इजी है, उसमें इजी हो गया। फिर भी जान को खतरा है, जान को खतरा है। हम सख्त थे जो उनसे, हम अब वाले हैं वो इतने मजबूत नहीं है।
शायद। अच्छा, जब आप पहुंचे हैं ग्रीस, यूनान, ग्रीस आप पहुंच गए, उधर कितना अरसा रहे? 6 से 7 साल। 6 से 7 साल। उधर डॉक्यूमेंट वगैरह या जाते ही ये? बन गए थे। अच्छा, वो हाँ, बन गए उधर थे? बन गए थे जाते थे। अच्छा, तो फिर क्या मसला बना इमिग्रेशन उसमें? 2005 में हम गए थे, उधर इमिग्रेशन खुल गई थी। ठीक है, तो उसमें जो ये कौन सी सन की बात है? ये 2005 की। 2005 के बाद तो मेरा ग्रीस की नहीं 2005 तकरीबन लास्ट था। ठीक है, उसके बाद फिर एक दफा उन्होंने की बस। तो जाते ही आपके डॉक्यूमेंट क्लियर हो, तो क्या वजह बनी? तो वो क्या फिर आप इतना आसान नहीं आए, इसके पीछे क्या है? वो मसला ये बन गया, वो प्रूफ था भी यूनान के वो बंदा पेपर ले सकता है जिसे मिनिमम 1 साल पुराना हो इधर, वो कोई भी सबूत दे दो। हमने उस वक्त पासपोर्ट हाथ वाले बनते थे, कंप्यूटराइज नहीं थे। ठीक है, उस पे हाथ वाले पे हमने एम्बेसी से डेट पीछे करवा ली थी। एम्बेसी में जो लोग काम करते थे ना, वही करके दे रहे थे, कुछ पैसे ले लेते थे। फिर उन्होंने ही हमारी इंक्वायरी दी, जिनकी इन्होंने मांगी, जो जिनको पता लग गया इंक्वायरी जा रही है, वो आगे तो रब्ता कर लेते थे। तो जिनके नहीं होता था वो, अब जैसे मैं उधर काम में मसरूफ हो गया, मैंने इतना इजी नहीं लिया इसको, डॉक्यूमेंट का इतना इजी नहीं लिया मैं, यार हो जाएगा कोई मसला नहीं, पैसे कमाओ बस। पैसे कमाओ। वो 500-600 यूरो की बात थी, वो एजेंटों को देना था, उसने एम्बेसी में से क्लियर करवाना था। अगर मेरी इंक्वायरी आई तो ये बता देना, क्योंकि हमारा काम भी अंदर से ही हुआ था। ठीक है, तो अंदर जो अमला काम करता है ना, ये एम्बेसी का कसूर नहीं है, जो अंदर टीम काम कर रही है ना, ये उनका है। उन्होंने हमें पीछे डेट करके दी थी, पैसे लिए थे एक फिंगर के। ठीक है, वो हमारा 5 था, उसको मैंने 3 करवाया था, ऐसे थोड़ा सा आ गया था, तो वो भी अंदर से हुआ। उसमें ये थोड़ा सा हमने आगे पीछे किया तो पेपर ले लिए। फिर इंक्वायरी आई, मेरे पेपर चले गए, सिर्फ मेरे ग्रुप में मेरे ही गए, बाकी सब ठीक थे। नसीब की बात थी, और कुछ मेरी अपनी गफलत भी थी, मैंने इतना इजी नहीं लिया, मैं पैसे कमाने की जाहिर है उसमें चक्कर में रह गया। हाँ, क्योंकि पीछे के भी असल में मैंने जो हिसाब लगाया ना, और ये हम बहुत बड़ा नुकसान करते हैं कि हम इधर से जब जाते हैं ना, जाता वही बंदा है, मरने का किसको शौक है? और कभी किसी ने चलें, कुछ बंदे हालात से होते हैं, वो कहते हैं या अल्लाह मुझे मौत दे, लेकिन इसमें भी वो बहुत ज़्यादा जो मजबूर है। और 90% तो लोग ऐसे भी हैं कि उनको मौत का बताएं ना, चाहे वो मर रहे हैं, चाहे उनको जो मर्जी प्रॉब्लम है, तो वो यही कहते हैं यार अभी कुछ दिन मैं इस दुनिया में रह ही लूँ। ठीक है, तो मैंने जो ये हिसाब लगाया कि बंदा जब इधर से जाता है ना, तो वो इतनी गुर्बत, इतने मुश्किल हालात को छोड़ के जाता है। और कुछ लोगों का तो मैंने ये भी सुना है कि उनके पास एक मकान होता है, ठीक है, बेच दिया, और कुछ ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, कुछ ने उधार उठाया, और जो जाता है ना, उसको अगर थोड़ा सा भी शऊर है तो उसकी यही ट्राई होती है कि यार किसी तरह मैं ना जल्दी से पैसे कमाऊं और जो वालिदैन पे कर्जा है या वो है वो उतार दो। हालांकि मेरा ज़हन ये कहता है कि वो हम नुकसान करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुझसे मिस्टेक हो गई, मुझे चाहिए था कि मैं उसी वक्त इसका कुछ सलूशन कर लेता। बहुत बड़ी। और जो अब भी मैं कहना ये चाहूँगा, अब भी जो यूरोप में हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि खुदारा डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी हैं। अपना जो आपका जो टैक्स है, जो ये इसकी ये हम लोग उधर समझते हैं या ये फजूल में जाएंगे पैसे। यकीन करो 19 साल में अगर मैं 2 घर उधर होते ना, अच्छा 2 घर भी मेरे और उधर होते, अगर मैं लीगल होता, मैं टैक्स लीगल जा रहा होता, पेड होता तो फिर तो मैं लीगल होता तो मैं मकान ले लेता, बैंक देता है। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से। सब उधर ऐसे ही लेते हैं, नगद किसी के पास नहीं होते। कोई एक बंदा भी बोले, जितने मर्जी लोग हैं कि हमने नगद लिया, ये झूठ है। नॉर्वे, डेनमार्क, इंग्लैंड, यूनान, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, जिधर भी कोई है, नगद वाला उधर कोई कैपेसिटी नहीं है किसी की, है भी नहीं और चक्कर भी नहीं है। सब ने मकान लिए हुए हैं ऐसे ही किस्तों पे, आसान किस्तों में वो दे देते हैं। वो उनकी पॉलिसियाँ बहुत इजी हैं। इधर तो कुछ भी नहीं देते ना, मुश्किल वो है। बहुत आपको कारोबार के लिए, आपको घर के लिए, हर चीज़ के लिए देते हैं। अगर मैं वो मकान ले लेता तो जो मैं रेंट दे रहा हूँ ना, मेरे उधर मैं 2 रिहायशें हैं मेरी उधर,
मैं उधर जो सा रेंट दे रहा हूँ ना, मेरे कम से कम 2 मकान होने थे, और 2 मकान की मालियत कम से कम पाकिस्तान के हिसाब से 25-30 करोड़ रुपया होनी थी, कम से कम, ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा, यानी कि मुख्तसर कि अगर एक बंदा इधर से और वो हमने जाके नुकसान किया, टैक्स पेड नहीं करता, वो वो ये नुकसान कहता है जाया है, वो तो नुकसान आपकी नज़र में वो ये है कि वो अपना जीरो नुकसान है, का इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा बहुत नुकसान। ज़्यादा टोटल नुकसान है। आप क्या कहते हैं कि जाती अगर कोई बंदा वर्क करता है या उसको काम मिलता है तो उसे सबसे पहला कौन सा काम करना चाहिए? उससे काम मकान लेना चाहिए, ठीक है, और या कारोबार अपना करना चाहिए। और ये जो टैक्स का तरीका कार है, ये टैक्स देगा वो ये चीज़ें ले सकता है। आप पहले लीगल काम करते हो, ठीक है, हम लीगल जो है ना, हमें लीगल में थोड़े पैसे कम मिलते हैं, और जो जिससे वैसे करें अनलीगल, अनलीगल में हमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं, लीगल में हमें कम मिलते हैं, तो इसलिए हम तवज्जो ज़्यादा हमारी यही होती है यार बच जाए, और वो बचाने के चक्कर में अपना फ्यूचर, एंड में हम ज़ीरो होते हैं, बचाने के चक्कर में zero। अपना फ्यूचर तबाह होगा। बिल्कुल ख़त्म। एंड पे जितने भी बाहर बंदे हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, बच मकान ही रहा है, घर बच रहा है उनको बस, सिर्फ, और कुछ नहीं। या कोई दुकान बन गई वो तो फिर ठीक हो गया, एक बिजनेस हो हाँ, गया। वो बिजनेस में आ जाता है, और वो बच गया या मकान बचता है। काम आप उतना ही कर रहे हो, काम आप कम ज़्यादा नहीं कर रहे, ठीक है, मगर उसका फ़ायदा ये होगा आपके पास लास्ट में जो वो आपका मकान बच जाएगा, वो मकान बच आप जाएगा, उसको सेल या कर दुकान सकते बच हैं। जाएगी, या आपका उसको वो बहुत कुछ है। ये सब असल में मसला ये है, हम इधर से हमारी जितनी भी फैमिली हैं उनका यही होता है यार, भेजने वाली गाल करो, भेजी जाओ, तो रुको ना, पहली तो आती है और काल आ जाती नहीं पहली नहीं आती, अच्छा, हमारी तो आती नहीं, अच्छा, हमारा हर दिन पहली है। वो समझ कोई पता नहीं सुबह किसका फोन आना है। कोई पता नहीं, हम उठते ही फोन से हैं। 4 घंटे का डिफरेंट है पाकिस्तान और फ्रांस में, अच्छा, आजकल 3 है। हमारा होता है पाकिस्तान और फ्रांस का 4 घंटे का डिफरेंट है सर्दी में, गर्मी में 3 घंटे का टाइम का। तो इधर जो है 8 बज रहे होंगे तो उधर सुबह के 4 बजते हैं, और पाकिस्तान वालों को ये नहीं पता शायद हम 4 बजे ही सोए हों। जी बिल्कुल, कोई इनको टाइम का नहीं पता लगता किसी को भी, तो हत्ता कि मेरी फैमिली को नहीं पता लगा, आज दिन तक इनको टाइम की प्रॉब्लम रही है, जिसमें मुझे इतना अरसा हो गया, फिर भी किसी का सुबह 4 बजे 3 बजे फ़ोन आ जाएगा, 2 बजे 2:30 बजे, तो जब भी फोन इन्होंने यही देखना है कि हमारा टाइम ठीक है, और अगले का ठीक है या नहीं है। हम जब फोन उठाते हैं तो यकीन करना हर दफ़ा डर रहा होता है दिल, या अल्लाह खैर। मेरा तो यही है कि जब फ़ोन आता है ना, या अल्लाह खैर, फिर मैं फ़ोन उठाता हूँ, क्या पता किसी की कौन सा फ़ोन आ जाए, ये भी एक प्रॉब्लम है, बड़ी बात। और ये तो हमें अपनी सब प्रॉब्लम बता देते हैं, यकीन जाने हम किस मुश्किलात से गुजर रहे होते हैं और हम किस परेशानी में होते हैं, कभी ना किसी ने पूछा है और ना ही हमने बताया है। मैंने तो कभी भी आज दिन तक, मैं 19 साल रहा हूँ, क्या 19 साल में मैं हर दिन ठीक था? 19 साल में मैं कितनी परेशानी से गुजरा होऊंगा। कोई दिन ऐसा होगा जब मैं नहीं ठीक होऊंगा, मेरी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। ये और पाकिस्तान वाले और कितने लोग हमारे अपने जो फैमिली के मेंबर या दोस्त कितने ऐसे नाराज़ हो जाते हैं, शायद वो जब वो हमसे डिमांड कर रहे होते हैं, यार शायद उस वक्त हमारे पास काम ही ना हो, ना काम ही ना हो, ये भी है यकीन करना, शायद उस वक्त हमारे पास काम ही ना हो। और कितनी दफ़ा ऐसे हुआ है, इन्होंने पैसे मांगे हैं और आगे हमारे पास, इनको नहीं पता हम कैसे जी रहे हैं, उधर काम ही नहीं है। और ये मैं नहीं, मेरे समेत कितने लोग हैं जो देखने में लग रहे होते हैं यार ज़बरदस्त है, ठीक है, ये हमें ये परेशानी है। ये जो मेरे ओवरसीज भाई हैं वो मेरी बात को समझ रहे हैं कि उनको ये नहीं पता यार इसका क्या मसला है। हो सकता है आपके पास एक माह काम ही नहीं है, एक माह नहीं कई माह, तो पीछे वाला कह रहा है कि मुझे ये दे, और जिधर हम रह रहे होते हैं कई दफ़ा तो रेंट 2-2 3-3 माह का, वो रेंट जिधर रह रहे होते हैं उनके साथ जंग, उधर से हम एक दूसरे के साथ, वो बहुत मसले होते हैं, बहुत मसाइल हैं। आई मीन ये है कि ये वही जानता है जिस पे गुजर रही होती है। ये प्रदेश का हमारा जो सिस्टम है वो सिर्फ यही है
कि हमने ये देखना है कि हमारे पैसे कब आने हैं और कब वो भेजेगा। तो मैंने तो कुछ ये भी यार देखा है कि आप लोग उधर से कहते हैं मैंने पैसे भेज दिए हैं, ठीक है, तो इधर इतनी मुश्किलात में फैमिली होती है, ठीक है, कि वो जिस बंदे के हाथ आने होते हैं और मैंने देखा है वो अभी पहुंचा नहीं होता, ठीक है, और हम कॉलें कर रहे होते हैं यार वो हमारे पैसे आ गए हैं। और ऐसा भी होता है, आपने ये भी ठीक है, और दूसरी फिल्म नहीं, आपको अच्छा। दूसरी दूसरी फिल्म का नहीं पता ठीक या है। दूसरे रुख का नहीं पता। कई दफ़ा ये होता है कि वो बोल रहे मेरे से गिर गए, यार शायद मेरी सिस्टर की शादी हो, ओफ, शायद आपके किसी की ऑपरेशन हो यार, और वो डेट हो। एक दफ़ा मेरे साथ ये हादसा हुआ है, एक दोस्त को मैंने पैसे दिए अच्छा, तो कसम उठा गया, कि गिर गए? नहीं, रास्ते में किसी ने खोस लिए, एयरपोर्ट से आती दफ़ा, मेरे खुद के भी। यानी बड़ी बड़ी ड्रामेबाजी भी होती है। और वो कह रहे हैं अब बताओ जैसे तुम करते हो, अगर आप वेट छोड़ कर देते लेते हो छोड़ या देते मुझे हो या- बिलीव नहीं कर रहे तो मैं फिर आपको थोड़े थोड़े करके दे दूंगा। तो लेकिन वो मेरे असल- मसले का क्या हुआ? असल तो बात ये है ना यार, वो मेरी परेशानी का क्या है, थोड़े थोड़े दे हाँ, देता है। और ये भी मैं एक बता दूं हमारे दोस्तों को, यार किसी के भी हाथ खुदारा पैसे ना भेजा करो, चाहे वो कितना मर्जी अजीज हो। यार 2 रुपए 3 यूरो साथ लगते हैं, वो दे दिया डायरेक्ट- करो डायरेक्ट भेज डायरेक्ट पैसे, उसमें डाउट नहीं होता, सिक्योरिटी है। हम क्या करते हैं, अगर हमने 5,000 10,000 यूरो भेजा है, 15,000 20,000 भेजा है, अब अगर हमने 10,000 भेजा है, वो 30 लाख बन रहा है, ठीक है, तो उस बंदे ने तो बिल्कुल आसानी से कह दिया, एक तल्लक ख़राब हो गए, रकम चली गई, प्रॉब्लम उधर की उधर, और मसला बढ़ गया, शायद कोई टाइम लिया हो, कुछ ज़मीन का, कोई सौ मामलात होते हैं। तो हम लालच क्या किया है, 10,000 यूरो में मैंने कितने पैसे बचाए? अच्छा, यानी कि 10,000 यूरो में मैंने 20 रुपये बचा लिए, 30 रुपये, 50 ही कर लो, 50 यूरो मैंने बचा लिए, और मैंने 10,000, वो 50 यूरो की सिर्फ मैंने बचत की। हमारे ऐसे भी ये हालत मैं खुद भी कर चुका हूँ, क्योंकि इसका खुद भी मैं शिकार रहा हूँ। मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया कि यार मेरे साथ ये काम हो गया, लेकिन मेरे खुद के साथ ये हुआ है। किसी को हम चीज़ देते हैं, वो बोलते हैं वो एयरपोर्ट पे उन्होंने निकाल ली, अब मैं क्या करता? कुछ भी नहीं, या पैसे देने थे, और अगर मैं पैसे देता, आपने बिलीव नहीं करना था, तो मैं इसलिए उधर ही छोड़ा है। सही है, उल्टा एहसान, उल्टा नुकसान किया। ये जो हमारे ओवरसीज दोस्त देख रहे हैं, ये मैं उनके लिए यही बोलूँगा कि यार किसी को एक तो सामान ना दिया करो, और दूसरा किसी को पैसे तो मत दिया करो, बिल्कुल। देखिए, आपने 2 बातें मुझे बताई। एक, जो आप जाते हैं और पैसे बचाते हैं कि हमने घर भेज लें, टैक्स जमा ना कराएं। दूसरी बात, उसी पे आ जाएं, आपने ये कहा कि जो हम पैसे भेजते हैं 20 30 50 यूरो बचाने के लिए, कितना नुकसान कर, बहुत, यानी कि अभी ये तो अक्सरियत में है, अभी भी। आधा नुकसान तो हम खुद कर रहे हैं। टोटली नुकसान कर रहे हैं। क्यों? पहला काम किया, पैसे बचाए, नुकसान किया। दूसरे काम की तरफ आ जाएं, फिर पैसे बचाए, फिर नुकसान किया। जी, नुकसान कि मे भी उन्होंने किसी के पैसे देने हो, किसी का ऑपरेशन हो, किसी बेटी की शादी हो, या कोई जगह ली हो, या उसका, तो वो बंदा ये कहता है कि सर वो गिर गए हैं, बड़े आराम से कह दिए। एक दफ़ा ऐसे ही हुआ, अब मैं सारी ना ही खोलूं तो अच्छा है। नहीं, एक दफ़ा मेरे साथ जो ज़ाती एक्सपीरियंस है, वो एक बंदे को मैंने पैसे दिए, मैंने 4 लोग बुलाए हुए हैं, उन 4 की पेमेंट मैंने करनी थी, और मैं उस वक्त रिस्क ले गया, और वो बंदा भी बहुत प्यार वाला था, रिस्क ले गया। मैंने बोला यार आप, और वो बोल रहे यार मैं इधर उम्रे पे आया हूँ, इधर मेरे डॉक्यूमेंट भी जाते रहे, पैसे भी जाते रहे, सब कुछ जाता रहा। अच्छा, और ये टोटल झूठ था। अब उधर वो उसने एक तो वो उम्रे का बता के नहीं गया, फिर उम्रे पे गया, बच्चे उधर पहुंच गए यूनान में, और मैंने पेमेंट देनी थी।
और मेरे वो दोस्त था, मैं उसके आगे कितना शर्मिंदा हुआ हूँ। उसने पता नहीं क्या क्या मुझे बोला कि तूने मेरे साथ ऐसे ऐसे। अब उसको असल बात का तो उसको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। फिर इधर से हम कोई जमीन थी वो बेची, कुछ जो भी किया क्लियर किया, वो ऐसे करके और कितना नुकसान ज्यादा कर लिया, और वो पैसे अभी तक नहीं मुझे मिले। और टेंशन अलग। टेंशन अलग। आपने दो बातें बताई, दोनों में यही है कि मुख्तसर ये कि जो भी भाई जाते हैं वो सबसे पहले ये करें कि जाते जो उस मुल्क के रूल है, ठीक है, उनको फॉलो करें, लाजमी जाए, उनको फॉलो करें। दूसरा ये है कि जब आप पेमेंट भेजते हैं तो काइंडली ये 200, 150 यूरो का रिस्क ना लें, कोशिश करें रूल रेगुलेशन के मुताबिक भेजें। क्या हाल है? अच्छा, अब आ जाएं कि यूनान में आप 7 साल रहे, 6 से 7। उसके बाद आप इटली स्पेन गए या फ्रांस? नहीं, फ्रांस डायरेक्ट चले गए। अभी फ्रांस गए हुए कितना अर्सा हो गया? फ्रांस से फिर मैं सारे कहीं जाता रहा हूँ, पुर्तगाल, तुर्की, स्पेन, इटली, पेपरों के सिलसिले में। ठीक है। तो फिर एंड पे जो मुझे पेपर जो है वो इटली के ही मिले। इटली के कितना अर्सा हो गया इटली के कागज मिले हुए? अभी टोटल जैसे मिले वैसे ही आ गया, रिसेंट। और 19 साल आप डॉक्यूमेंट के बगैर गुजारते रहे टोटल। अभी भी स्ट्रगल में हूँ, लेकिन बहुत ही मुश्किल, चोरों की ज्यादा मजदूरी। कौन से काम की? ये दिहाड़ी टाइप लगाए, ईंटू का किया, या उधर क्या सिस्टम है? जो सबसे मुश्किल काम था वो किए, वही कर नॉर्मल करते रहे हैं? नहीं, वही कर रहा हूँ, सबसे मुश्किल। अच्छा, मजदूरी तो, सही ईंटों वाली। अच्छा, उसके बाद ये है कि मैंने सुना कि अब थोड़ा वो आप आ गए हैं, ठेकेदारी वगैरह भी कर रहे हैं। हाँ। अब ये कितना अर्सा हो गया ठेकेदारी करते हुए? मुझे तकरीबन ठेकेदारी में 8-9 साल हो गए। ठीक हो गया, बल्कि ज्यादा हो गए, 10 से ऊपर है। मैंने उधर किसी के पास काम नहीं किया, यानी जब भी किया खुद? तकरीबन 13 से 14 साल, 12 से 13 साल हो गए ठेकेदारी में, और मैंने ये काम किसी से सीखा भी नहीं। मेरे दोस्त जितने भी हैं जो मुझे जानते थे यूनान से और जो फ्रांस से जानते थे, ठीक है, उनको ये सुनेंगे तो उनको पता लगेगा ये मैं सही कह रहा हूँ या गलत। वो अभी तक नहीं यकीन कर रहे। ये चीज़ शायद कहीं अंदर थी। अच्छा, किसी से एक काम भी मैंने नहीं सीखा, किसी एक से भी, बस करते रहे। मुझे काम मिल गया, कैसे मिला ये भी नहीं पता। ऐसे ही बंदा एक बोल रहा है ये कर लूंगा, करके दिखाया। टाइल लगानी थी जमीन पे लगा दी। अच्छा। और परफेक्ट लगाई। यानी परमानेंट किसी से सीखा नहीं आपने? एक दिन भी मैंने देखा भी नहीं। वेल्डिंग का काम करता हूँ मैं, बिजली का करता हूँ, लकड़ी का करता हूँ, लोहे का, एल्युमिनियम का, प्लम्बरिंग का, बिजली का। यानी कोई काम छोड़ा नहीं है टोटल, बिना उस्ताद के। बड़ी मुश्किलात देखी। कुछ कितने घंटे ज्यादा से ज्यादा काम किए? 30 घंटे, 32 रेगुलर। बीच में 2 घंटे की स्टे थी। उसमें तो यही होता है, खाना खा लिया, थोड़ा फ्रेश हो ले। 2 घंटे की स्टे थी, और वो ऐसे था कि खाना खा रहे हैं उसी टेबल के ऊपर 2 घंटे। अल्लाह। और ये गलत है, ये बहुत गलत है। अगर कोई हमारे दोस्त सुन रहे हैं तो उनके लिए ये मैसेज है कि इतना काम बिल्कुल गलत है। इसकी वजह से हादसे होते हैं। काम करें लेकिन रेस्ट भी करें। काम करो लेकिन रेस्ट करो। उधर वो 30 घंटे 1 हफ्ते के अंदर करने होते हैं। उनका रूल है 1 हफ्ते में 30 घंटे। ठीक है। वो आप उधर के लोग ज्यादा 3 दिन, 2 दिन या 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन काम करते हैं, आगे 3-4 दिन रेस्ट करते हैं। हफ्ता इतवार वो काम नहीं करते। ठीक है, हम करते हैं, मगर ये गलत है। क्यों? जब आप थकते हो फिर आप मिस्टेक करते हो। जाहिर है मिस्टेक होगी, जब मिस्टेक होती है फिर हम नुकसान होगा, वो खुद का नुकसान होता है, और ये बहुत ही गलत है। और जितने हमारे दोस्त उधर हैं उनको भी मैं यही बोलूँगा, यार 8 घंटे से ज़्यादा ना काम किया करो।
मैक्सिमम 8, 10 या 12 से ऊपर तो जा ही ना करो। जाना नहीं चाहिए, लिमिट होनी चाहिए। लिमिट, मगर उधर हम नहीं देखते। और इसीलिए एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट या काम में मशीन पे काम कर रहे हैं, नींद आ गई, पाँव फिसल गया, बिल्कुल वो किस लिए होता है, वो जब आप थकते हो फिर एक्सीडेंट हो जाता है। 19 साल आप उधर रहे हैं, अपने प्यारों की याद तो आती होगी। ओए हो। तो सबसे ज्यादा 19 साल एक अरसा होता है, सबसे ज्यादा वो कौन सी ऐसी शख्सियत थी जो कभी भूली ना हो, जिसकी हर वक्त याद आती थी? सॉरी, मैं अभी तक एक भाई है उसको मिस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, और वालदा को। ये जब आप गए हैं तो ये उसके थे। बाद जब आप गए थे तब तो थे, जब आए हैं तो वो नहीं है, दोनों। वालदा की बहुत, और भाई जो सा है उनको तो अभी मैं इधर रह रहा हूँ, सब ठीक है मेरे साथ, लेकिन जो कमी उनकी है वो नहीं पूरी हो रही। कहीं ना कहीं वो खालीपन है। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे और आपको सब्र दे। और ये बड़ा होता है कि ना तो वालदा जैसा कोई मुतबादल है, ना ही कोई रिश्ता है। तो ज़ाहिरी सी बात है, बंदा उन वालदैन, उन बहन भाइयों के लिए ही जाता है। तो जब बंदा इतनी मेहनत भी करे, कमाए भी, तो वापसी पे आए वो ना मिले तो तकलीफ तो ऑलरेडी होती है। जो गिले कर रहे होते हैं उनको नहीं पता कि जो बंदा कि उधर हम है उधर कितनी परेशानी में होते हैं, और जब आ ना सके हाँ, किस तकलीफ में होंगे हम, ये कभी कि किसी ने आपकी नहीं सोचा। वालदा फौत होगी और आप जा नहीं रहे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं आपने किया क्या? हाँ, जब ये बंदा कहता है कि यार किया क्या, मेरे लिए क्या किया? मैं कब कह रहा हूं मैंने किसी के लिए किया? हम सब उधर जितने भी है ना ओवरसीज, तकरीबन इस चीज का तो शिकार रहते ही हैं। और खास तौर पे मेरा वो है, चलो डॉक्यूमेंट हो ना तो फिर तो ये होता है बंदा आ जाता है। तो अगर डॉक्यूमेंट भी ना हो तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में। साजी 19 साल जिंदगी का आधी जिंदगी होती है यार। 19 साल जिंदगी का एक हिस्सा गुजार के आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है अब भी कुछ रिश्तेदार नाराज होंगे। सभी नाराज हैं तकरीबन, बाहर से तो सभी राजी हैं तकरीबन। कोई कईयों को अच्छे लग रहे हैं, कईयों को बुरे लग रहे हैं, ये तो नॉर्मल है। लेकिन जितने अपने थे ना कोई खुश नहीं हुआ, और जितने बेगाने थे कोई नाराज नहीं हुआ। जिनके लिए सारी जिंदगी गुजारी वो खुश ना हो सके। ये सच बात है, सही बात है, ये मैं अपने दिल की बता रहा हूँ कि खुश कहीं ना कहीं उनको लग रहा है यार मेरे लिए इसने ये मिस्टेक कर दी। मैंने तो ये भी सुना है कि आपने 19 साल जो उधर गुजारे हैं, बहुत से आपके जो रिलेटिव हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, और जिसने जो रिक्वायरमेंट की है आपने कोशिश की है उसको पूरी करने में। इस बात में कितनी सदाकत है?
क्या ये हकीकत है? ये या हकीकत से भी सुनने- ऊपर है। ये बात सच है कि आपको जिस भी किसी अजीज रिश्तेदार या रिलेटिव ने जो डिमांड की है आपने पूरी की है? जो उन्होंने नहीं भी डिमांड की वो भी पूरी की है। अच्छा, मैं तो बल्कि इस चीज का भी शिकार हुआ हूँ, हमने कौन सा से कभी मांगे हैं, ये खुद ही देता है। अच्छा, यानी ये यानी जी जी, ये भी हो रहा है कि बोल रहे हैं हमने कभी इससे कौन सा मांगे हैं, ये तो खुद ही देता है। तो आप ये देख लो कि खुद ही देता है, ये बंदा को बुरा तो नहीं होगा आपके लिए, फिर मुखलस कौन हुआ? अब बिना बिना कहे आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो मेरा नॉर्मल तो बिना कहे तो रोए ना तो माँ भी दूध नहीं माँ भी दूध नहीं देती। देती। फिर भी 19 साल गुजारे, 19 सालों में क्या खोया क्या पाया? मेरा ख्याल है खोया ज्यादा है। ठीक है, मुझे माँ वापस नहीं मिलेगी, वो भाई नहीं मिलेगा, इसमें कोई शक। ये मेरा बहुत बड़ा नुकसान है। आज मैं उनकी जगह पे लोगों को उम्रे पे भेजता हूँ, जाओ ये वालदा की जगह पे, वालद की जगह पे, कभी 5 भेज दिए, कभी 10 भेज दिए, कभी 11 भेज दिए, ऐसे ग्रुप भेजता हूँ। और वो भी, और एक और बात, जो मेरी वालदा के दोस्त थी, वालदा की जितनी भी उनकी हमेज, उनकी जो सी दोस्त थी या उनकी जो बहनें थी और अब्बू के जो दोस्त थे और जो अब्बू के करीब लोग थे, मैंने उन तक का भी उनका ख्याल रखा है, अभी तक रख रहा हूँ। अच्छा, अभी तक, क्योंकि मैं उनको कभी मैंने उनको उस नज़र से ही नहीं देखा कि ये, मैं यही देखता हूँ कि ये मेरे वालिद के दोस्त हैं, मेरी ये मेरे वालिदा की वालिद बहन बनी हुई है। ये मेरी वालदा ही है। और ये भी है ना, अल्लाह ताला भी फरमाता है कि हदीस शरीफ है, मैंने सुनी कि अगर आपके वालिदैन वफ़ात पा गए हैं तो पीछे आप देखो कि उनके जो दोस्त हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनको अपने वालिद की नज़र से ही देखा करो, तो आपको मैं वही स्वाब दूंगा। जी बिल्कुल, मैं बहुत इस चीज़ का मैं बहुत ख्याल रखता हूँ, बहुत ज़्यादा। मकसद है कि ज़्यादा खोया है, ज़्यादा खोया। खुश इसलिए हो जाता हूँ जब मैं अपनी फैमिली को देखता हूँ तो कहता हूँ यार, हाँ चलो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 1% मेरी सोच का भी इसमें हाथ है। मैंने नहीं कुछ किया, मगर 1% मेरी सोच का हाथ है कि मेरी फैमिली आज हम। जब कागज़ बने, ठीक है, डॉक्यूमेंट रेडी हो गए कि आप पाकिस्तान एनी टाइम जा सकते हैं, ठीक है, आपको प्रूफ मिल गया कि मेरे डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया, अब मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ, क्या फीलिंग थी? या ये कभी सोचा था कि यार मुझे 19 साल हो गए हैं, कभी ज़हन में आता था कि मैं भी पाकिस्तान जाऊँगा? नहीं, ज़हन में था, मगर जब मुझे पता लगा ना पेपरों का, अच्छा, तो छोटे ने बताया आपका जो सा है वो नेट पे ही देखते हैं, इंटरनेट पे, अब तो ऑनलाइन है सब कुछ है, बोला clear है। मुबारक हो, आपके डॉक्यूमेंट तैयार हो गए। ओए। तो मैंने रिएक्ट नहीं किया कोई। तो उस वक्त ना मैं उसमें था, ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहा था, ठीक है, तो मैं बर्दाश्त नहीं हुआ। पहले नॉर्मल था, घंटे बाद उफ, फिर वो जब वो पता चला, ख्याल आए कि अब फिर भी कहता हूँ चलो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक की मर्जी है। हाँ, उसकी रज़ा में ये। क्योंकि वालदा मुझे फौरी याद आ गए थे। यार ये ना असल में वालदा जो है ना,
ये रिश्ता ही बड़ा अनमोल है। भाई मुझे फौरी याद आ गए थे। क्या पता क्यों टाइम लगा, कोई पता नहीं। शायद मेरे लिए वो टाइम अच्छा नहीं था। जब मैं सोचता हूँ ना, ये सोचता हूँ नहीं यार वो टाइम तेरे लिए अच्छा नहीं था। अच्छा, आप मुझे सख्त सवाल ना करो प्लीज। नहीं बस सब, जब आप फीलिंग होती है ना, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि आप एक बंदा 19 साल यार अपनों से दूर रहता है और उसको पता चलता है यार नेक्स्ट वीक मेरी फ्लाइट है तो मैंने चले जाना। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है ना। मुझे जब से पेपर मिले थे मुझे नींद नहीं आ रही थी। अभी मैं पता क्या पूछने वाला था कि लास्ट जो रात थी कैसी गुजरी, तो आपने बता दिया कि मैं जब से मुझे डॉक्यूमेंट मिले हैं मुझे नींद नहीं आई। तकरीबन मैं आने में मैंने 1 महीना लगाया, फौरी नहीं आया। अच्छा, डॉक्यूमेंट बने उसके बाद 1 महीना लग गया। मैं तुर्की आया था पहले वीदो से, फिर वापस चला गया था। तो विजिट के लिए आया था तो वापस चला गया था, कुछ दोस्तों के साथ आया था। फिर नॉर्वे गया था दोस्तों से मिलने। मुझे 1 महीना लग गया पेपरों के बाद। जब मैं इधर एयरपोर्ट पे आया ना तो सब चले गए, तो मेरी आंखों से पानी रुक नहीं रहा था, कंट्रोल नहीं हो रहा था। यार मैं कह रहा हूँ किस फीलिंग के साथ जा रहा था, मुझे नहीं पता था बाहर इतने लोग आएंगे। यानी कि जब आप पाकिस्तान आए, जब मैं पाकिस्तान आया, जब मैंने बाहर निकलना था सब बाहर चले गए थे मगर मैं वो अंदर ही था। लास्ट पे आए, तकरीबन मुझे घंटा लग गया था, पानी नहीं आंखों का रुक रहा था। वालदा भाई वो इतने और रिश्ते इतने चले गए, तो मैं सोच रहा था यार वो ज़ेन उधर तो मैं कंट्रोल था कुछ, कभी रो लिए कभी खामोश हो गए, कभी उधर भी जब मुझे काम कर रहे थे तो इसी तरह था आलम, कभी ऐसे कभी ऐसे। लास्ट जो 1 माह था वो बहुत मुश्किल का था। तो लेकिन इधर आके तो ऐसे था जैसे कोई लाइव था, इतने अरसे बाद देखना। नहीं, मैं बाहर निकला ही नहीं, अभी फैमिली बाहर थी। अच्छा, मैं एयरपोर्ट के अंदर ही रहा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मैं कैसे जाऊंगा ऐसे, कैसे फेसिंग करूँ। हाँ, फिर मुझे नहीं पता बाहर इतने लोग आए हुए हैं। मैं बोल रहा हूँ एक दफ़ा तसल्ली से ये ख़त्म हो जाए अंदर से पानी। पानी की एक लिमिट होती है। नहीं हो रहा था, पानी ख़त्म ही नहीं हुआ। तो खुद ब खुद ख्याल आए, देख रहे हैं कोई जाने वाला है ऐसे, मुझे ये भी नहीं पता मुझे उधर कोई देख रहा है, बस रोए जा रहे हो। वो अजीब सी फीलिंग, मुझे लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, कोई इधर से पास से गुजर रहा है, कोई ऐसे, मुझे कुछ भी नहीं, और मेरी तवज्जो भी नहीं की, वो ख्याल ही उधर नजर ही नहीं थी कोई आपके सामने कौन है कौन नहीं देख रहा है, कोई सुन रहा है या कोई पता ही नहीं। मेरे कपड़े, वो शर्ट मेरी भीगी थी, तो जब बाहर मैं इतना रोया तो फिर मैंने वो कपड़े उधर चेंज किए, पानी नहीं रुक रहा। फिर घंटा हो गया, मैंने यार चल अब निकल। फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो के ना तो अपने आप को थोड़ा मजबूत करके ना, तो मैं वो सामान वाली रेडी थी साथ, फिर मैं सामने देखा तो मैं ऐसे नाचता आ रहा हूँ लेकिन आँख से पानी नहीं रुक रहा। मैं यार शायद ऐसे कर तो कुछ चेंज हो जाए, मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो देखते देखते सब उस लिमिट को क्रॉस करके अंदर आ गए। जब मैंने देखा इतने लोग, यार गिले शिकवे बहुत थे मुझे। जब मैं पाकिस्तान में इंटर हुआ बहुत गिले शिकवे थे सबसे ही, पर जब मैंने इतने लोगों को देखा वो सब कुछ उधर ही खत्म कर दिया। भूल गए यार। कितने तकरीबन लोग आए हुए थे उधर रिसीव करने आपको? सैकड़ों ही होंगे, 200 के करीब थे। अच्छा, 200। सभी रिश्तेदार थे, दोस्त अहबाब भी थे? दोस्त नहीं थे, रिश्तेदार थे, फैमिली थी। कौन सा ऐसा दिन वहां पे गुजरा या
कौन सा वो मुश्किल दिन था या रात थी जो आज भी जब याद आती है तो आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं? मेरे लिए उधर 2 दिन सबसे बुरे थे। परदेश में 2 दिन तो मेरी, बल्कि मैं ये बोलूं कि मेरी लाइफ के सबसे बुरे थे। तो वो 2 दिन है? वो 2 दिन है। कौन से? एक जब फोन वालदा का गया, हाँ। और एक वो जो उनसा भाई का फोन गया। कभी ऐसा भी हुआ कि बिना कुछ खाए सोना पड़ा? कभी नहीं, और ये मुझे डंकी में भी नहीं हुआ ऐसा, और ना यूनान में हुआ। फ्रांस में जिधर मैं जाके ठेकेदार बना हूँ, 4-4 दिन मैं भूखा रहा हूँ, 3 दफ़ा। अल्लाह। ये अक्सर बेशतर होता था? 3 दफ़ा शुरू में। जिसके पास गया, मेरा एक सिस्टम था कि मैं किसी से, अपने मेरे बच्चे थे दूसरे यूनान में थे, मैंने उनसे भी हेल्प नहीं मांगी कि मुझे खर्चा भेजो। उधर खुद ही मैं ऐसे फिर रहा हूँ रोडों पे, मैं उनको बोल रहा हूँ, जिधर ये काम बिल्डिंग लैंड का होता था, उनको बोलता था यार मुझे 5 यूरो कुछ भी नहीं है, 5 यूरो 10 मिनट के लेते हैं। मैंने उनको बोला यार 5 यूरो दे दो एक दिहाड़ी के। तो लेकिन मेरा ये था कि खाऊं मैं अपना करके, किसी से मदद ना लूं। फिर जब लिमिट मेरी, मैंने देखा हुआ है मैं 3 से 4 दिन में भूखा रह सकता हूँ, प्यासा नहीं, भूखा। तो फिर ये लिमिट मैंने क्रॉस की। उधर मस्जिद में लोग ना, वो सोमी होती है, इधर बंद टैप होता है, और वो और दूध, वो मैंने उतने ही खाया जितनी मेरी एनर्जी मुझे चाहिए थी, एक्स्ट्रा नहीं? एक्स्ट्रा नहीं। तो 3 से 4 दफ़ा। उधर आपने शादी भी की हुई है? जी। कितना अर्सा हो गया? 7 साल। फ्रांस में की है? फ्रांस में। कितने बच्चे हैं? नहीं है। बच्चे नहीं हैं अभी, वो शादी चल रही है? जी। आप मुख्तसर, आपकी जितनी मैंने बातें सुनी, जितनी भी हमारी गुफ्तगू हुई, उसको अगर मुख्तसर खलासा किया जाए तो वो यही है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी, बहुत ज़्यादा परेशानियां देखी, और बहुत ज़्यादा नुकसान किए, जिसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो 2 ऐसी हस्तियां हैं, एक वालदा, एक भाई। जी। वो कभी पूरी नहीं हो सकती, कभी नहीं। तो आपकी एक बात जो आपने स्टार्ट पे बताई है कि हमारे जो भाई बाहर जाते हैं, एक तो जाते ही जो उनका रूल है उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट जमा करवा दें। दूसरा ये है कि जो हम मेन नुकसान करते हैं, 20-30 यूरो बचाने के लिए हम लाखों रुपए ज़ाया कर देते हैं। बातें तो बहुत हैं, मज़ा भी बड़ा आ रहा है, दिल भी नहीं कर रहा कि आपसे ये प्रोग्राम ख़त्म हो, क्योंकि आपकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टेड है कि मेरा खुद दिल कर रहा है, लेकिन वक्त की नज़ाकत है। लास्ट पे हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जो नए जा रहे हैं, इनको क्या कहेंगे कि वो कौन सा काम जाके पहले उधर करें जिससे उनको फ्यूचर में आपकी तरह मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, और जो नए जा रहे हैं उनको बताएं कि वो किस तरीके से जाएं ताकि इनको भी कोई मज़ीद मुश्किलात ना हो। जो नए जा रहे हैं उनके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि जाना चाहिए, मगर लीगल अनलीगल नहीं। अनलीगल उनको तो यही है। और अगर जब आप उधर चले जाते हो तो जितने भी मेरे ओवरसीज़ दोस्त भाई हैं, क्योंकि मुझे इस चीज़ की परेशानी रही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, और हम सबको रहती है, तो उसमें सबसे पहले ज़ुबान, स्कूल जाओ, ज़ुबान सीखो, ठीक है, और काम करो, और लीगल काम करो, चाहे कम पैसे मिले लेकिन करो लीगल। करो लीगल।
उसमें आपके लिए बहुत फायदा है। देखने में नुकसान है लेकिन लास्ट में बहुत फायदा है। इन फ्यूचर हाँ, उसका बेनिफिट ये है बहुत- कि आपके डॉक्यूमेंट बन सकते हैं, बहुत कुछ बहुत कुछ। सब कुछ उसकी वजह से है। ये मेरी जोन सी है ना ये पर्सनल राय है, जो मेरे साथ हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि मैं टैक्स नहीं पेड कर सकते। पे कर सका। इससे और मैं हमारे बचाता रहा। मैंने ये भी सोच देखा है कि हमारे पाकिस्तानी जो है ना, ज्यादा जो है जिनके डॉक्यूमेंट नहीं बने, उसके पीछे जो है वो यही वजह है। उसके पीछे नहीं, उसके आगे और पीछे दोनों यही वजह है। हम वक्ती तौर के बचा लेते हैं फायदा ऐसे, करने के फायदा लिए 200-300 रुपया, फ्यूचर में 200-300 यूरो का फायदा करते हैं कि यार ये, लेकिन उधर फ्यूचर में आपको वो नुकसान। करता। तो बहुत मज़ा आया आपके साथ, और इस तरह तो किसी ने रुलाया भी नहीं जैसे आपने रुलाया। तो सॉरी। लास्ट पे एक और बताएं, इतना अरसा रहे उधर यार, एक बंदे ने बचपन गुजारा है, दोस्त भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, और कुछ जिगरी दोस्त होते हैं, ठीक है। क्या दोस्तों ने उधर जाके राब्ता रखा था? दोस्तों, जो मेरे जिगरी दोस्त थे उनसे मेरा शायद इस तरह राब्ते में मैं था, लेकिन उनके लिए मैं कुछ खास कर नहीं सका। अच्छा, दोस्तों के लिए कुछ मैंने खास नहीं किया, लेकिन राब्ते में थे। राब्ते में था बस। जब मैं गया था तो मुश्किलें इतनी थी पीछे उसको वो सीधा करते करते लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है जब मैं अपनी फैमिली को देखता हूँ, और फिर मैं देखता हूँ तो मैं खुद ही को शाबाश देता हूँ, यार नहीं, अगर मैंने कुर्बानियाँ दी तो हैं ठीक है यार। तो ये मकसद है कि आप सोचते हैं अगर मैंने कुर्बानियाँ दी हैं तो यार मेरी फैमिली इस्टेब्लिश हो गई है। हाँ, जो मैं चाहता था। हाँ, देखिए, इंसान की जितनी ख्वाहिशें सारी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपकी 100 ख्वाहिश है और इस दौर में अगर वो 50 प्लस अगर आप उनको कर लेते हैं क्लियर, तो ये बड़े आनंद की बात है। जिस तरह पाकिस्तान में महंगाई है, मुश्किलात हैं, हर दूसरा बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान, ठीक है। मैंने तो उसमें मैंने होता है अगर, तो आप उसमें 50% कामयाब होते हैं, तो मेरा ये ज़हन है कि आप उसमें फेल नहीं हुए, आप पास हो गए। नहीं, मैं फेल नहीं हुआ। मैं वही बात कह रहा हूँ ना। हाँ, कुछ ऐसा हुआ, वो अनमोल रिश्ते जो चले गए, तो कुछ ये भी होता है कि जो आपके प्यारे होते हैं ना, वो आपको दुख भी बढ़ा देते हैं, तकलीफ़ें भी बड़ी देती हैं, क्योंकि वो प्यारे होते हैं। तो एज ए मुसलमान हमारा ये ईमान है कि हमारा अल्लाह पाक हमारे हक में जो भी करता है वो बेहतर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान अरशद चौधरी को इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दें। जहाँ रहें खुश रहें, देखते रहें ARP न्यूज़।